Hello everyone, I am Rani Pandey and today we will continue our previous chapter. In our last class, we have seen objectives of accounting, advantages of accounting and limitations of accounting. In today's class, we will move little bit further and learn the next topic, that is the branches of accounting. But before moving to the branches of accounting, let's recall some of the topic of the last class, that is the advantages of accounting and limitations of accounting. पहला एडवांटेज हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में कि अकाउंटिंग सबसे अच्छी उसकी बात ये होती है कि वो हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरा कि वो हमारे बिजनेस में जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं उनको एक हेल्प प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग बना लेते हैं तो उनको दिखाते हैं, वो उसको देख करके अगले जो साल का रिपोर्ट तैयार करते हैं, अगले साल की जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। और तीसरा कि वो मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, मतलब आपको हर बात याद रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद में रिकॉर्ड कर लेगा, तो आपको जो है बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। चौथा, वो आपको कॉम्पैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है, मतलब आप अपने बिजनेस को देख सकते हो कंपेयर करके कि आपका बिजनेस बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर है उनसे कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और या तो आप अपने ही कंपनी के पिछले साल के रिपोर्ट से करंट साल के रिपोर्ट में एक कंपेयर करा सकते हो और देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले आपके कंपनी में क्या ग्रोथ हुआ है या फिर क्या कितने का आपका जो है बिजनेस गिरा है, गिरावट आया है। चौथा, आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करने में मदद करता है। और पांचवा, आपके बिजनेस का एक तरीके से एक एविडेंस का काम करता है, कोर्ट में आपको सबूत के तौर पे काम करता है। आई होप इतनी बातें आपको पिछले क्लास में समझ में आई थी। और कुछ लिमिटेशंस भी हमने देखे थे। लिमिटेशंस क्या क्या थे? तो पहला तो कि बिजनेस हमारा एस्टिमेशन के बेसिस पे होता है, हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेशन के बेसिस पे होता है, इसलिए वो जो होता है फुली एग्जैक्ट नहीं होता, वो एक्यूरेट नहीं होता। दूसरा, वो प्राइस लेवल चेंजेस को जो है इग्नोर कर देता है, वो अपने हमारे बिजनेस में जो एक बार सामान हमने खरीद लिया वो प्राइस हमेशा के लिए हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है, रह जाता है, वो कभी भी प्राइस के अप एंड डाउन के साथ अपने बिजनेस के अकाउंटिंग बुक में अप एंड डाउन जो है वो शो नहीं करता। तीसरा कि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इफेक्ट को देखता है, क्वालिटेटिव इफेक्ट को इग्नोर कर देता है। मतलब आपके बिजनेस में जो ऐसी बातें जिसकी हम मनी के टर्म में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को वो रिकॉर्ड करता है। अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे प्रभाव तो पड़ना है लेकिन वो मनी के टर्म में जिसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, उन चीजों को वो रिकॉर्ड नहीं करता, जैसे कि की एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी, आपके बिजनेस में स्ट्राइक होने की वजह से कितने का लॉस हुआ, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड करता है जिसके मॉनेटरी टर्म में इफेक्ट दिखाई देते हैं। और पांचवा, वो विंडो ड्रेसिंग करता है, और विंडो ड्रेसिंग का मतलब हमने क्या सीखा था कि वो अपने बिजनेस जो है उसके अंदर अकाउंटिंग जो है मैनिपुलेशन कर देता है, आप जैसा चाहो वैसा अकाउंटिंग बना सकते हो। इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था और मैंने आपको बताया था कि आपका अकाउंटिंग जो है वो अगर जैसा आपको चाहिए, सिचुएशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। आप अपने खर्चे के ऊपर इतना ज्यादा इधर उधर लगा देते हो, मतलब आप अपने प्रॉफिट को इधर उधर लगा देते हो जिससे आपका खर्चा जो है वो कम हो जाता है और आपके बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, जिससे आपको गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ता है एज ए इनकम टैक्स। इसके अलावा जब जरूरत होती है हमारे कंपनी को लोन लेने की, इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, तो वो क्या कर देता है, अपने पैसे को इस तरीके से दिखाता है कि वो सामने वाला जो है वो देखेगा और उसको लगेगा कि आपके बिजनेस में काफी अच्छा पीरियड चल रहा है और वो उससे अट्रैक्ट होकर के और आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहेगा। तो ये विंडो ड्रेसिंग है, मैनिपुलेटिव होता है, ये मैनिपुलेट कर देता है लोगों को, अकाउंटिंग को। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई थी।
और आज की क्लास में हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। मतलब आपने ये भी जान लिया कि अकाउंटिंग के डेफिनेशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग की फीचर्स क्या होती है, अकाउंटिंग किस उद्देश्य से किया जाता है, अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, आपने ये सब सीख लिया। अब बात आती है कि अकाउंटिंग कितने कितने तरीकों में बटी हुई है, क्या क्या इनके ब्रांचेस है ना। तो कितने टाइप्स की होती हैं, तो पहले हम यहाँ देखते हैं, एक एक करके टाइप्स सीखते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाम से ही क्लियर है, फाइनेंस मतलब पैसे की बात हो रही है, और पैसे की बात हो रही है मतलब जहां पे प्रॉफिट और लॉस हम डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करना मतलब निकालते हैं, उस अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब प्रॉफिट और लॉस जिस अकाउंटिंग में निकालते हैं उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। सही है। दूसरा कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही क्लियर है, कॉस्ट मतलब खर्चा, और जितना खर्चा आप अपने अकाउंटिंग में जब ये निकालने की कोशिश करते हो कि आपके बिजनेस का क्या खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो उस अकाउंटिंग को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब सबसे पहली बात कि प्रॉफिट और कॉस्ट में अंतर क्या है ना। सबसे पहले प्रॉफिट वर्सेस कॉस्ट क्या होता है ना। सबसे पहले प्रॉफिट मतलब क्या, कि जितना खर्चा हुआ उसके साथ हमने कितना एक्स्ट्रा प्राइस जोड़ लिया अपने फायदे को देख करके, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। मान लो मैंने ये मार्कर 10 रुपए का खरीदा, ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, और 10 रुपए के मार्कर को मैंने 12 रुपए के किसी और को बेच दिए, तो मतलब इसमें 2 रुपए जो एक्स्ट्रा थे, दैट इज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया प्रॉफिट, कुल मिला के मैंने अपने मार्कर को 12 रुपए का बेच दिया। तो कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, आपके प्रोडक्शन में कितने का खर्चा बैठा है, दैट इज अ कॉस्ट। और खर्चा के बाद आपने उसको जब बेचा है तो कितने पैसे में आपने बेचा है, कितना एक्स्ट्रा पैसा आपने खर्चे के बाद जोड़ा है, दैट इज अ प्रॉफिट। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब है तीसरा अकाउंटिंग की ब्रांच, दैट इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट की मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस में अपने मैनेजर्स की मदद करता है। कैसे, तो वो बताता है कि कॉस्ट कंट्रोल करना है ना, कॉस्ट में जो है रिडक्शन कहाँ से किया जा सकता है, कैसे अगले साल हम बिजनेस में क्या क्या चीजें लगाएं जिससे अगले साल का बिजनेस जो है वो अच्छा हो, ग्रोथ हो और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। ये सारे कौन सी डिसीजन लेता है, मैनेजर डिसीजन लेता है, और किसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, तो अकाउंटिंग के बेसिस पे लेता है। तो जिस अकाउंटिंग से एक मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद मिलता है, उस अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई है। और मेनली ये तीन ही जो है वो क्या होते हैं, अकाउंटिंग के मेन ब्रांचेस होते हैं। मतलब मोस्टली कंपनी ये सिर्फ तीन ही अकाउंटिंग करती है। अब आ जाते हैं चौथे अकाउंटिंग पे। ये जो अकाउंटिंग है ये होता तो है ना, लेकिन ज्यादातर जो है कंपनी ये सिर्फ जो है तीन अकाउंटिंग करती है, दैट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन ये सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग पहले होता क्या है वो जान लेते हैं, लेकिन ये मेन ब्रांच नहीं है अकाउंटिंग। अब हम आपसे कुछ पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इस अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। हमारा जब बिजनेस पहली बार अर्लियर जब ये आया था, तो एक बिजनेस के सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, दैट इज इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, तो पहला कि वो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करता हो, मतलब बिजनेस का सबसे पहला जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता हुआ होना चाहिए, है ना। बिजनेस अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, है ना। तो बिजनेस को प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा कि बिजनेस का सर्वाइवल बहुत जरूरी है। बिजनेस जितना दिन तक टिकेगा मार्केट में, उतना ज्यादा
ही दिन तक वो क्या कर पाएगा, अपने आप को जितने दिन तक रोक पाएगा उतना ज्यादा उसके बचने के चांसेस है ना। तो पहला तो प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल और तीसरा एक्सपेंशन, है ना। ये 3 इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के, और ये आपको क्लास 11th के बिजनेस स्टडी में पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमने ये बात डिस्कस किया तो थोड़े थोड़े इन सारे बातों के बारे में जानते हैं कि अगर किसी बिजनेस को सरवाइव करना है, और अगर मान लो आप ये सोच रहे होगे कि मैम अगर प्रॉफिट ना हुआ तो क्यों नहीं सरवाइव कर सकता हमारा बिजनेस, करना तो चाहिए लेकिन क्यों नहीं करता। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। और क्या समझते हैं कि मान लो मैंने एक बिजनेस खोल के रखा है, और जिस बिजनेस में मैं जो मैन्युफैक्चर करती हूँ उसके जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि खर्चा, उस सामान को बनाने का जो खर्चा है वो 30 रुपए है, सही है। और मान लो अगर मैं ये जो पैसे जो 30 रुपए हैं उतने ही पे मैं अपने मार्केट में 30 रुपए से ही बेच देती हूँ अपने सामान को, तो एक बात बताओ, मेरा जितना खर्चा था उतना ही मेरा पैसा निकल के आया है बेचने के बाद, और पैसा जितना निकल के आया है इसी पैसे में मुझे अपने रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, मुझे अपने बिजली का खर्चा देना है, अपने लेबर्स को तनख्वाह देना है, अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देना है, इसके ऊपर जो एडिशनल खर्चा आता है मशीन के ऊपर खर्चा है ना, अगर वो मशीन कहीं खराब हुआ तो उसको इसके लिए टेक्नीशियन की जरूरत होगी, उसमें बिजली के अलावा तेल वेल भी लगेगा, डीजल पेट्रोल कुछ तो लगेगा उसको मशीन को रन कराने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्चा, और छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं बिजनेस में। बिजनेस जो है बहुत सारे खर्चे में होता है, मतलब बहुत सारा खर्चा करता है। क्या वो सारा खर्चा 30 रुपए में रिकवर हो जाए, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस सिर्फ 30 रुपए का था, इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी खर्चे हुए, क्या वो सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे मेरे 30 रुपए से? और अगर पैसे रिकवर नहीं होंगे तो अगले साल में मुझे रॉ मटेरियल भी फिर से खरीदना होगा, मुझे अपने लेबर्स को भी खर्चा देना है, एम्प्लॉयज को भी खर्चा देना है, बिल्डिंग का रेंट भी देना है, छोटे मोटे और भी खर्चे हैं, बिजली का बिल, पेट्रोल डीजल जो भी है उन सब का बिल, अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है उसका बिल, एडवर्टीजमेंट कराने का बिल, और बहुत सारे जो है खर्चे होते हैं वो सारे बिल मुझे देने हैं। क्या ये 30 रुपए में सारे कॉस्ट कवर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। और 30 रुपए में जब कॉस्ट नहीं कवर होंगे तो इसका मतलब क्या, हमारा बिजनेस आगे सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस पे कुछ प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इतनी बात आपको अगर समझ में आई है तो दूसरी तरफ बढ़ते हैं, सर्वाइवल और एक्सपेंशन। अब बिजनेस में अगर मान लो मुझे प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या सोचा कि इस साल मैं क्या करती हूँ, मैं पहले एक मशीन से प्रोडक्शन करती थी, अब मैं 2 मशीन लगा लेती हूँ। फिर कुछ दिन के बाद जब और पैसा आता है तो मैंने सोचा कि मैं एक और ब्रांच खड़ा कर देती हूँ शहर के किसी और पार्ट में, या फिर अब दूसरे शहर में दूसरे जगह पे, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, मतलब बिजनेस मेरा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे बिजनेस का लॉन्ग रन होगा, मतलब लॉन्ग रन मतलब लंबे समय तक चलेगा, है ना। तो बिजनेस सबसे, ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस जो है अगर एक पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आया था अगर उसी पोजीशन पे रह जाता है, ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। बिजनेस में हमेशा एक्सपेंशन होता रहना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा, जो कैपिटल आपने लगाया है उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं और आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो अच्छा ग्रोथ देखने के लिए उसके एक्सपेंशन होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट से आएगा मनी, और मनी ही आपके एक्सपेंशन का कारण बन सकता है। सही है क्या? अब आ जाते हैं तीसरा और आखिरी इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज अ ग्रोथ, सर्वाइवल। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे बिजनेस में जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उससे उतने ज्यादा दिन तक टिकेंगे, है ना, और जितना ज्यादा टिकेंगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा, है ना।
तो हमारे बिजनेस का सर्वाइवल हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंड होता है कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उतना ही हमारा बिजनेस क्या करेगा, अच्छा सर्वाइवल करेगा, और जितना अच्छा सर्वाइवल करेगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। इसका मतलब ये तीन टर्म जो है, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। अब तुम सोचोगे मैम ये तो सही है कि प्रॉफिट होने से सर्वाइवल होता है और सर्वाइवल के होने से ग्रोथ होता है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ध्यान से सुनना और समझना कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। प्रॉफिट होना और ना होना आपके सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। जैसे अभी आप अभी बोल रही थी कि प्रॉफिट होना, सर्वाइवल होना प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अभी आप कह रहे हो कि सर्वाइवल जो है उससे प्रॉफिट, सॉरी, सर्वाइवल से प्रॉफिट डिपेंड करता है, सर्वाइवल पर प्रॉफिट डिपेंड करता है। एक बात समझना, क्या आपने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल के रखा, मतलब आपने खोला एक बिजनेस जो आपने स्टेशनरी शॉप खरीदा है, खोला है, जो कि आपके बिजनेस में जिसमें आप छोटे छोटे चीजें बेचते हो, है ना, स्टेशनरी की प्रोडक्ट बेचते हो। लेकिन क्या आपने जिस दिन बिजनेस खोला, क्या उसी दिन से आपके बिजनेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा? आपके यहाँ कस्टमर अचानक से कूद पड़ेंगे? नहीं ना। लोगों को आपके दुकान को जानने में कुछ तो समय लगेगा, है कि नहीं। अचानक से पहले दिन आप खोलोगे, ओपनिंग का रिबन काटे और दूसरे दिन से लोग आपके ऊपर, आपके बिजनेस में आना तो शुरू हो नहीं जाएंगे और प्रॉफिट कराना शुरू नहीं कर देंगे। तो मतलब कुछ दिन तो पहले मुझे टिकना पड़ेगा मार्केट में, लोगों को ये बताना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा कि हाँ मैंने भी एक शॉप खोल लिया है, अगर आप चाहो तो मेरे पास आकर के देख सकते हो कि मैंने जो शॉप खोला है उसमें आपको कैसा लगता है, मेरा प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है ना। तो लोगों को बताने के लिए, उनको ये जताने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए होता है, और वो जो टाइम होता है वो सर्वाइवल का टाइम होता है। और जितने दिन अच्छे से आप सर्वाइवल करोगे उतना ही अच्छा, जब आप सर्वाइवल कर लोगे, कुछ लोग जान जाएंगे, वो कुछ लोग आपके पास आएंगे खरीदने, वो कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस कुछ और लोगों से शेयर करेंगे, और ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपके बिजनेस का प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो क्या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं बिजनेस का जो सर्वाइवल है उसकी वजह से उसका प्रॉफिट जो है वो डिपेंडेंट होता है। और जितना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, नेटवर्क जितना लंबा होता जाएगा, प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, है ना। तो क्या ये हम बोल सकते हैं क्या, अब ये तीन टर्म जो है इंटरडिपेंडेंट दिख रहे हैं क्या? प्रॉफिट के होने से सर्वाइवल डिपेंड होता है, मतलब प्रॉफिट होगा तभी सर्वाइवल होगा, और सर्वाइवल होने से ग्रोथ होगा। ऐसे ही सर्वाइवल के होने से प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट के होने से ग्रोथ होगा। अभी तो दो बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब तीसरी बात समझते हैं। ग्रोथ के होने से, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ ना हो, है ना, आपका बिजनेस जिस जगह से आपने खोला था, एक स्टेशनरी शॉप जिसमें आप एक प्रोडक्ट बेचते थे, है ना, प्रोडक्ट लाइन अलग अलग नहीं था, एक प्रोडक्ट बेचते थे, और उतने ही पे आप हमेशा से काम करते थे, और आपका 10 साल 12 साल बीत चुका है और आपने उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं किया, तो आपका ग्रोथ जो है वो वैसे का वैसा है ना। और ग्रोथ अगर वैसा का वैसा है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा क्या, है ना। क्योंकि ग्रोथ के जब जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना ही प्रॉफिट होता है, और अगर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। जितना आप प्रॉफिट पहले कमाते थे उतना ही प्रॉफिट अभी भी कमाते हो, मतलब बस आपका खर्चा निकल रहा है और आप अपने दुकान को जिंदा रखने के काम कर रहे हो, उससे ज्यादा आपके बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा। तो ग्रोथ नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। और अगर हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या सर्वाइवल होगा, नहीं होगा। तो क्या ये तीनों टर्म एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है क्या, है ना, एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं
कि एक के होने से दूसरे का वजूद है, दूसरे के होने से तीसरे का वजूद है और तीसरे के होने से पहले का वजूद है। क्या बात समझ में आई है? ये तो सिर्फ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव हो गई। हम बात क्या कर रहे थे, अब उस मुद्दे पे आते हैं। कह रहे थे हम कि बिजनेस जब पहली बार हमारे सोसाइटी में आया था तो सिर्फ उसके एक ही ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, वो था सिर्फ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। लेकिन फिर बिजनेस हमारा जो है वो डेवलप हुआ, सोसाइटी इम्प्रोवाइज्ड हुई और सोसाइटी के इम्प्रोवाइज्ड होने से बिजनेस के अंदर जो है लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस आने लगा बिजनेस को लेकर के। और बिजनेस अब सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, अगर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव सिर्फ फॉलो करता है तो बिजनेस टिक नहीं पाता। बिजनेस को इसके साथ दो और ऑब्जेक्टिव पूरा करना पड़ता है, दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये सब आपको क्लास 11th के अकाउंट बिजनेस में पढ़ने को मिलेंगे। सही है, हम लोग उस बात पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमें समझना है सिर्फ सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात आपको अगर समझ में आई तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव तो जरूरी है ही, है ना। लेकिन अब दो और ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस के हो चुके हैं। एक है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे समाज में बिजनेस नहीं, हमारे हर इंसान, है ना, केवल अगर एक इंसान गिव करे या टेक करे तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चलता। तो एक रिश्ते को चलाने के लिए गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए। अब मैम ये गिव एंड टेक रिलेशन क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके आपके सोसाइटी में, है ना, मान लो आपका कोई दोस्त है ना, वो दोस्त आपको रोज आता है और बोलता है हेलो हेलो कैसे हो, हाय कैसे हो, है ना, रोज आपसे आता है, बात करता है, आपसे हालचाल लेता है, आपको बहुत ज्यादा इज्जत देता है, लेकिन बदले में आप जो है सिर्फ उसको इग्नोर करते हो, कहते हो हेलो हटो हटो ना, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, और ऐसे आप उसको रोज इग्नोर करते हो। तो क्या एक दिन वो भी बंदा, उसका भी मन उब जाएगा और वो कहेगा कि छोड़ो ये बहुत ज्यादा भाव खाता है, हम इससे बात नहीं करने जा रहे, है ना। तो मतलब उसको भी क्या चाहिए, जितना आपको वो रिस्पेक्ट दे रहा था, जितना वो आपको केयर दे रहा था, क्या उसको भी बदले में उतनी रिस्पेक्ट और केयर चाहिए क्या? तभी तो रिश्ता दोनों तरफ से चलेगा, है ना। दोस्ती का रिश्ता दोनों तरफ से तभी चलेगा जब आप उसको दोगे और वो आपको देगा। तो गिव एंड टेक हुआ ना। गिव क्या, आपने दिया, और टेक क्या, आपने लिया, तो गिव एंड टेक रिश्ता हुआ। इसके अलावा एक और रिश्ता, पेरेंट्स के साथ रिश्ता। पेरेंट्स आपको आपके जीवन का हर एक चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। बदले में आपसे वो क्या चाहते हैं? पैसा नहीं, रिस्पेक्ट। एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट देम, कि आप उनकी क्या करें, इज्जत करें। तो बदले में आपसे वो क्या चाहते हैं, आपने उनको कुछ दिया तो बदले में वो आपको कुछ देते हैं। एक दिन अगर मान लो आप देना बंद कर दो, रिस्पेक्ट देना बंद कर दो, तो क्या उनका भी मन उठ जाएगा, कहेंगे ये बदतमीज होता जा रहा है, चलो हम इससे अब इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रह जाता, है ना। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, आप दोगे बदले में आपको उतना ही मिलेगा। ऐसे ही एक बिजनेस का अपने सोसाइटी से भी गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। और ये गिव एंड टेक का रिश्ता मतलब सोसाइटी अगर बिजनेस को कुछ देती है तो बदले में बिजनेस से भी वो कुछ चाहती है। हम क्या चाहती है, चलो ये भी बात जान लेते हैं। बिजनेस सोसाइटी से लेती है उनके लेबर्स, ह्यूमन रिसोर्स, बदले में लेती है नेचुरल रिसोर्स, लैंड, वाटर, एयर, है ना, वो सब उनका यूटिलाइज कर रही होती है। जिस जगह पे रहते हैं, बिजनेस खोला हुआ है, उस जगह पे लोग जो हैं वो उनको कम से कम बर्दाश्त करते होंगे। अगर वहां से धुआं आ रहा है, उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो फैक्ट्री बहुत ज्यादा उसमें हलचल है, तो वो सामने में जितने भी लोग होंगे वो परेशान होते होंगे, लेकिन वो सब बियर करते हैं इस वजह से क्योंकि भाई उनका काम है, उनको करने दो, हम हर चीज के लिए टोक नहीं सकते। तो वो आपको बदले में कुछ दे रहे हैं तो आपको भी बदले में कुछ देना चाहिए। हम क्या दे सकते हैं मैम? दे सकते हो जितने लोगों को आपने परेशान किया है, अपने अगल बगल के लोगों को, है ना, अपने पॉल्यूशन फैलाने से, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, हर तरीके का पॉल्यूशन फैला के जितने लोगों को आपने इरिटेट किया है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो।
जितने लोगों से आपने काम लिया है, अपने बिजनेस में काम कराते होगे किसी लेबर या वर्कर या एम्प्लॉय से, है ना, उन सारे लोगों को काम दोगे और बदले में दोगे पैसा, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना। तो आपने उनको दिया, बदले आपने पहले लिया तो बदले में आपने उनको दिया। ऐसे ही अगर आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हो, नेचुरल रिसोर्स आपने ली सोसाइटी से, तो बदले में आप क्या करते हो, वो सारे पे बैक करते हो। कैसे? आपने उनसे, उनका हवा आपने यूज किया, बिना हवा का तो आप जी नहीं सकते हो। आपका मशीन वशीन सब जो है वो सब तभी चलेगा जब हमारे जो है ना सारे लोग जिंदा रहेंगे, है ना, और सब कुछ सही चलेगा, है ना। तो हवा यूटिलाइज कर रहे हो, पानी यूटिलाइज कर रहे हो, सब कुछ यूटिलाइज कर रहे हो, तो बदले में आपको प्लांट लगाना होगा। तो आपने उनको दिया क्या, सेफ इन्वायरमेंट, तो बदले में आपको क्या मिला, उनके हवा पानी, है ना। पानी के लिए आपने क्या किया, आपने एक अलग से सीवेज निकाला जहां से आपके जितने भी केमिकल वाटर थे वो अलग निकल गए, पानी में जो मेन जो वाटर के सोर्स हैं उसमें नहीं मिले। आपने उसको टाइम टू टाइम साफ करवाते आप रहे, तो मतलब आपने बदले में दिया और कुछ उनसे लिया, है ना। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। अब हम जो बात कर रहे थे उस पे आते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, सोशल रिपोर्टिंग मतलब क्या। एक बिजनेस, एक अकाउंटिंग ऐसा भी होता है जहां पे आपके बिजनेस के अच्छे और बुरे काम देखे जाते हैं। अच्छे मतलब आपने बिजनेस से कितने बेनिफिट्स दिए सोसाइटी को, वो देखे जाते हैं, और बदले में कितने आपने उसके लिए बुरे बुरे काम किए, मतलब कितना उनके लिए बैड, मतलब पॉल्यूशन फैलाया, कुछ गलत काम किया, है ना। तो ये सारे चीज जो है वो बैड इफेक्ट्स में देखे जाते हैं। तो जितना आपने अच्छा काम किया है और जितना आपने बुरा काम किया है, उन सब का बायोडेटा देना पड़ता है आपको अपने गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट उसको देख करके उसके ऊपर वो करती है, आपके ऊपर पैसा चार्ज करती है। आपने इतना पॉल्यूशन फैलाया है तो इतना बदले में आपको सोशल वर्क करना पड़ेगा। अब सोशल वर्क कैसे करती है, तो वो कुछ हॉस्पिटल्स खोल देती है ना, कुछ जो है वो स्कूल्स खोल देती है, कुछ ऑर्फनेज खोल देती है। ऑर्फनेज मतलब जहाँ पे बच्चे जो है जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो रहते हैं, तो ऑर्फनेज खोल देती है। ऐसे ही करके वो सारे जो है वो सारे अच्छे अच्छे काम करती है। जितने भी उसने बुरे काम किए थे उसके बदले में वो कुछ अच्छे अच्छे काम करती है, वर्क करती है। दैट इज अ रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड जो जहाँ होता है उसको हम कहते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। सही है। इसके अलावा पांचवा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ये जो टर्म है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है, पहले तो हमारे बिजनेस में जो फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल मतलब जो एसेट्स है ना, और मॉनेटरी मतलब जो पैसे वैसे है ना, तो फिजिकल और मॉनेटरी जितने भी जो रिसोर्स हैं वो सब ऐसे हैं जिससे हर एक इंसान उसको बराबर कर सकता है ना। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है वो सब इंसान आपसे बराबर कर सकता है, क्योंकि वो भी सेम मशीनरी लेके आ सकता है, वो भी सेम एसेट्स और टूल्स इकट्ठा कर सकता है ना, मतलब मशीनरी खरीद सकता है, सेम इक्विपमेंट्स खरीद सकता है, सेम टूल्स खरीद सकता है, सेम तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, उतना ही पैसा लगा सकता है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके बिजनेस को दूसरों से अलग करते हैं। आपके पास जितना स्किल्ड लोग होंगे, है ना, आपने जितना रिक्रूटमेंट पे खर्चा किया होगा, जितने अच्छे से लोगों को चुन चुन करके आपने अपने बिजनेस में लाए होंगे, वो आपके बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, इफिशिएंट आपके बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं ना। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब क्या, जहां पे आप अपने बिजनेस के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है, आपके अकाउंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने अच्छे, कंपनी में जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर जब अकाउंटिंग करते हो कि आपके बिजनेस में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके होने से कितने बिजनेस को फायदे हैं, ये जहां पे आप देखते हो तो उसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।